नहीं पापा, ये औरत मेरी माँ नहीं है। ले जाओ इसे यहाँ से, जहाँ से लेकर आए हो वहीं जाकर छोड़ दो। रूही बेटा, तमीज से बात करो, ये तुम्हारी माँ है, मैंने इससे शादी की है, ये कैसे बोल रही हो तुम? सच ही तो बोल रही है लड़की, गलत क्या बोल रही है? किसी भी लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर लेकर आ जाओगे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ले जाओ यहाँ से इसे। रूही बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम चुप करो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम होती कौन हो मेरे और मेरे पापा के बीच में बोलने वाली? ये मेरा घर है, मेरी दादी का घर है, मेरे पापा का घर है। तुम कोई नहीं हो इस घर की, पराई औरत। चलो निकलो यहाँ से। बस करो रूही, बहुत बोल लिया तुमने। अब यही तुम्हारी माँ है और इसे तुम्हें प्यार से अपनाना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करेंगे पापा आप? बोलिए, क्या करेंगे आप? मैं इसे अपनी माँ की जगह कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। और आपने सोच भी कैसे लिया पापा कि मैं किसी और को अपनी माँ की जगह दे सकती हूँ? कभी नहीं। मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की जगह किसी और को नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। अरे ये मेरी माँ तो बहुत दूर की बात है, मेरी माँ के पैरों की जूती बराबर भी नहीं है। इसे मैं अपनी माँ की जूती बराबर भी ना समझूं कभी। बस करो रूही, बहुत बोल लिया तुमने। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम वो बोलती चली जाओगी। यदि तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। पापा, जब से माँ का स्वर्गवास हुआ है तब से आपने मुझे कितने लाड़ प्यार से रखा है। माँ और पिता दोनों का प्यार आपने ही दिया है। और आज इस पराई औरत के कारण आप मुझे इतना कुछ सुना रहे हैं, इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, आप मुझे चिल्ला रहे हैं। आज तक कभी आपने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। रूही बेटा, मेरी बात तो सुन। रूही, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, मेरी फूल सी बच्ची को रुलाकर। अरे इसके तो कदम भी अभी घर में नहीं पड़े हैं और इसने घर में कलेश करवाना शुरू कर दिया। आज तेरे कारण मेरी फूल सी बच्ची रोई है, उसकी आंखों में आंसू आए हैं। अरे भाई, किस बात का शोर हो रहा है इतना? क्या हो गया? किस बात के लिए तुम लोग चीख रही हो? क्या हुआ गीत? अरे वाह गीता, देखो हमारी बेटी ने बहू लेकर आया है घर में, शादी कर ली है उसने। हमें जिस जिस चीज का इतने वर्षों से इंतजार था, आज वो खुशी हमारे दरवाजे पर आई है। जाओ गीता, जाओ आरती की थाली लेकर आओ, जाओ हमारी बहू का गृह प्रवेश कराओ। गृह प्रवेश कराए मेरी जूती, मैं इसका गृह प्रवेश कराऊंगी। जिस लड़की ने घर में घुसने से पहले ही घर में कलेश करा दिया हो, उसका क्या गृह प्रवेश कराऊं मैं? अरे इस लड़की ने जरूर मेरे भोले भाले बेटे पर अपना जादू टोना किया होगा, या उसे किसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया होगा, जिसके चलते मेरे बेटे ने इस चालू लड़की से शादी की। वरना मेरा बेटा कभी शादी ना करता। गीता, ये कैसी बात कर रही हो? तुम और मैं दोनों ही तो चाहते थे ना कि हमारा बेटा फिर से शादी कर ले, अपना फिर से घर बसा ले। और आज जब उसने शादी कर ली है तो तुम ये कैसी बात कर रही हो? आपको पता है ना जी, मैंने पहले ही प्रमोद से मना कर दिया था कि वो इस लड़की से शादी नहीं करेगा। जब उसने हमारे सामने इस लड़की का प्रस्ताव रखा था, मैंने पहले ही इस लड़की से उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। मैंने अपनी रिश्तेदारी में कितनी सुंदर, कितनी सुशील और कितनी संस्कारी लड़की ढूंढी थी इसके लिए, लेकिन नहीं, इसे तो ये अपने ऑफिस में ये लड़की पसंद आई। फटीचर घर की लड़की है ये। देखो गीता, एक तो प्रमोद पहले से ही शादी के लिए साफ इनकार कर रहा था, लेकिन मैंने और तुमने उसे फोर्स किया है शादी करने के लिए। लेकिन जिस लड़की से तुम शादी करने के लिए बोल रही थी ना प्रमोद को, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत तेज तर्राट लड़की है वो, इस घर में नहीं चल पाती वो। और जो बहू हमारा शुभम लेकर आया है, वो बहुत ही सभ्य, संस्कारी और सुशील लड़की है। इस लड़की के घर में आते ही हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी। देखना तुम अपनी बहू को प्रेम से अपना लो गीता। बहू घर की लक्ष्मी होती है, और बहू दरवाजे में खड़े खड़े रो रही है तो भगवान भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए गीता, प्रेम से बहू का गृह प्रवेश कराओ। अरे तुम और मैं दोनों चाहते थे कि हमारा बेटा अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करे, नए सिरे से शुरू करे। जब आज बेटे ने शादी कर लिया है तो तुम उसे भला बुरा सुना रही हो। क्या हुआ यदि तुम्हारे पसंद की लड़की से शादी नहीं किया उसने तो? अरे अपने पसंद की लड़की से शादी कर लिया, उसे पता है कि बहू कैसी है। जाओ आरती की थाली लेकर आओ, चावल से भरा हुआ कलश लाओ, बहू का गृह प्रवेश कराओ। जाओ गीता, हमने क्या बोला? तुम हमारी बात सुन रही हो या नहीं? हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। इसका गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं कराऊंगी मैं। अमीर घर का लड़का देखा नहीं कि फंसा लिया उसे। अरे ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझती हूँ ऐसी लड़कियों के चाल चलन को। बस करो गीता, बहुत बोल लिया तुमने। मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ उतना करो तुम। जाओ आरती की थाली लेकर आओ, बहू का गृह प्रवेश कराओ। नहीं, बिल्कुल नहीं कराऊंगी मैं। गृह प्रवेश तो दूर की बात है, मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद ना करूं। गीता मेरी बात सुनो। गीता, गीता। पापा आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंजू चलो अंदर चलो, मैं माँ से अकेले में जाके बात करता हूँ। माँ को मेरी बात जरूर समझ में आएगी। ठीक है बेटा, देख ले एक बार। माँ आपके पास थोड़ा सा समय होगा तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, तुम जा सकते हो यहाँ से प्रमोद। तुमने मेरी अरमानों पर पानी फेर कर अच्छा नहीं किया है। माँ प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखिए माँ,
हमारे इस घर को चलाने के लिए सभ्य, सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए थी, सीधी सादी लड़की चाहिए थी। जो गुण मुझे मंजू में दिखाई दिए, मैं मंजू को आज से नहीं जान रहा हूँ माँ, मैं मंजू को पिछले 5 सालों से जान रहा हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, हमारे इस घर को लेकर चलेगी और हमारी बेटी रूही को भी बहुत प्यार करेगी। रूही को माँ का प्यार मिलेगा, बस इसलिए मैंने ऐसी लड़की से शादी की है माँ। और मैं जानता हूँ आप जिस रिश्तेदार की लड़की से मेरा शादी करवाना चाहती थी, वो बहुत ही घमंडी लड़की है माँ। मैंने उससे मिलकर देख लिया है, वो मुझसे तक तो सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। तो सोचिए शादी के बाद आपसे और रूही से किस तरह बात करती। आपको एक गिलास पानी के लिए तक नहीं पूछती माँ। आप मेरी बात समझिए इस चीज को। अरे तो इसी लड़की से शादी करना क्या जरूरी था तुझे? और भी दूसरी लड़की देख लेती। अरे तुझे वो लड़की पसंद नहीं थी तो? माँ मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इसी डर से कि पता नहीं सौतेली माँ कैसी होती है। लेकिन माँ जब से मैंने मंजू को जाना है, मैंने उसके स्वभाव को बहुत अच्छे से परख लिया है माँ। 5 सालों से मैं उसे जान रहा हूँ। उसका स्वभाव इतना सीधा, सरल और शांत है। वो हर किसी को अपना बना लेती है। दया, प्रेम भाव उसके मन में कूट कूट कर भरा है माँ। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ माँ। आराधना को 10 साल हो गए गुजरे हुए। अब 10 सालों में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे समझने वाला इतना अच्छा मेरा दोस्त मिल जाएगा मंजू के रूप में। अरे बेटा रहने दे, बस बस। ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू भोला भाला है, तुझे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। तेरे पैसे कौड़ी रहन सहन को देखा होगा उसने, इसलिए तुझ पर डोरे डालना शुरू कर दिया। नहीं माँ, मंजू ने आज तक कभी मुझसे फूटी कौड़ी की भी मांग नहीं की है। और तो और मैंने उसे कभी गिफ्ट दिया है तो उसने वो गिफ्ट मुझे वापस कर दिया है। वो कभी भी मुझसे पैसों की डिमांड नहीं करती है माँ। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता पहले से ही चल बसे। दादा थे तो दादाजी कभी अभी 2 महीने पहले ही स्वर्गवास हो गया है। वो अकेली अनाथ लड़की है माँ, कम से कम इस घर में आ जाएगी तो हमें भी थोड़ा सहारा मिलेगा और उसे भी बेचारी को सहारा मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा। बिना माँ बाप की बेटी है वो माँ। प्लीज आप उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। वो आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। वो एक अच्छी बहू, अच्छी माँ बनकर दिखाएगी। देख बेटा, वो इस घर में है तो सिर्फ तेरी पत्नी की हैसियत से है। मेरी बहू नहीं बन सकती वो, और ना ही मैं उसे बहू मानूंगी। माँ प्लीज उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। एक तो रूही है कि वो भी नहीं मान रही है। रूही की बात मत कर बेटा। दादी दादी। हाँ रूही बेटा बोलो, क्या बात है? दादी मुझे 2 कॉपियाँ लग रही हैं सब्जेक्ट के लिए, प्लीज मेरे लिए कॉपियाँ दिला दीजिए। रूही बेटा चलो मैं तुम्हें कॉपी दिला देता हूँ। रहने दीजिए पापा, मेरे ऊपर एहसान मत करिए। मुझे नहीं लेना है कॉपी वॉपी। आप अपनी पत्नी का ही ध्यान रखिए। रूही बेटा वो मेरी पत्नी अकेले नहीं है, तुम्हारी माँ भी है बेटा। ऐसी बात नहीं करते हैं, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज तक आपने पापा कभी मुझे ऊंची आवाज में चिल्लाया नहीं था। आज उसके कारण आपने मुझे चिल्लाया, इतनी जोर जोर के चिल्लाया आपने मुझे मेरे ऊपर। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था। लेकिन बेटा तुम्हें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वो बड़ी है और बड़ों से कोई इस तरह बात करता है क्या? पापा मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप प्लीज मेरी दादी और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप प्लीज अपनी उस बीवी के पास जाइए। चल मैं तुझे चलकर कॉपी दिला देती हूँ मार्केट से। हे भगवान, मैंने तो सब अच्छा ही अच्छा सोचा था। मैंने सोचा था कि चलो रूही को उसकी माँ मिल जाएगी और मंजू को परिवार मिल जाएगा, उसे माँ बाप का और एक बेटी का प्यार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। मंजू बेटा चाय तो तुमने बड़ी स्वादिष्ट बनाई थी। तुम्हारे हाथ की पहली चाय पीकर मुझे बड़ा अच्छा लगा बेटा। थैंक यू पापा जी। मम्मी जी आइए आप भी बैठिए, आपके लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ मैं, और पकोड़े भी बना रही हूँ। बारिश हो रही है तो पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है बारिश में। नहीं नहीं, मेरे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, मैं खुद ही चाय बनाकर पी लूंगी। दादी प्लीज मेरे लिए मैगी बना दीजिए ना, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। रूही बेटा बहुत थकान हो रही है मुझे, इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती ना मैं, थोड़ी देर रुक जाती हूँ फिर अभी बना देती हूँ। रूही बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाकर लेकर आती हूँ। रहने दो, मैंने अपनी दादी से बोला है, आपसे नहीं बोला है। आप तो रहने ही दो, आप अपना काम करो, उसी में सार है। देखो रूही बेटा वो तुम्हारी माँ है, इस तरह बात नहीं करते बेटा। भले ही सौतेली है तो क्या हो गया, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। नहीं दादाजी, वो मेरी माँ नहीं है, मैं उसे अपनी कभी माँ नहीं मानूंगी। बेटा समय बहुत बलवान होता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है। तू टेंशन मत ले, धीरे धीरे करके देखना ये लोग खुद ही उसे अपना लेंगे। हाँ पापा मैं भी बस यही सोच रहा हूँ कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मंजू में इतने गुण तो हैं कि वो सबको अपना बना सकती है। अरे वाह बेटा तुम तो बड़े जल्दी उठ गई। पापा जी मेरी आदत ही है रोज सुबह उठने की जल्दी। हाँ बेटा अच्छी आदत है। ठीक है बेटा मैं टहलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा जी। बाप रे, सुबह के 6 बजे सारा घर साफ हो गया है। सुबह से उठकर कितना काम करना पड़ता था मुझे, आज तो सारा काम ही हो गया है। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, सर में इतना तेज दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस बिस्तर में ही लेटे रहूं। लेकिन सारा काम पड़ा हुआ है, सारा काम भी करना है मुझे।
मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ मैं। नहीं, मुझे चाय वाय नहीं पीना है, मैं खुद बनाकर पी लूंगी। मम्मी जी इस तरह मना नहीं करते हैं, प्लीज चाय पी लीजिए। आपके चेहरे से देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पीना है, मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारी मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? निकलो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? निकलो मैंने कहा। और हाँ खबरदार, यदि दोबारा मेरे कमरे के अंदर कदम रखने की भी कोशिश की तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। गीता जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी किसी तरह गीता जी ने धीरे धीरे करके घर का सारा काम किया। लेकिन 2 दिनों के बाद गीता जी को बहुत तेज बुखार आ जाता है, जिसके कारण गीता जी अपने बिस्तर से तक नहीं उठ पाती हैं। जल्दी से मम्मी जी के लिए दलिया ले जा लेती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दलिया खा लेंगी, उसके बाद उन्हें गोली दवाई दे दूंगी। मंजू मुझे 1 कप चाय बना कर दे दो, आज छुट्टी है मेरी तो थोड़ा काम कर लूंगा ऑफिस का। अभी बना कर देती हूँ मैं, पहले मम्मी जी को दलिया देकर आ जाती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत बुखार है उन्हें। मंजू तुम क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाती हो? तुम्हें जब माँ मना करती है कि तुम उनके कमरे में मत जाओ तो क्यों जाती हो? तुम क्यों इतना परेशान होती हो? लाओ मुझे दो, मैं देकर आता हूँ दलिया। तुम्हारे हाथ से माँ खाएंगी भी नहीं और मैं दूंगा तो खा लेंगी। प्रमोद जी हम बच्चे हैं, माता पिता हजारों बार हमें डांटते चिल्लाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनके पास जाना ही छोड़ दें। आप मेरी टेंशन मत लीजिए। कितनी अच्छी है बेचारी माँ है कि बेचारी को अपना ही नहीं रही है। क्या बात है रूही बेटा, तुम यहाँ किचन में क्यों आई हो? किसी चीज की जरूरत है क्या? क्यों पापा, क्या अब मैं इस किचन में भी नहीं आ सकती हूँ? इसलिए क्योंकि आपकी पत्नी इस किचन में काम करती है। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि तुम किस लिए आई हो, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ पापा, किसी काम से ही आई हूँ मैं यहाँ, ऐसे ही नहीं आई हूँ। बेटा ये क्या तरीका है? तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? इस तरीके से तुमने कभी मुझसे बात नहीं किया है बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है अचानक से? पापा आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या बात है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने क्यों शादी की उस औरत से। रूही बेटा तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो और इस तरह चली जाती हो। रूही बेटा, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जिस बेटी को मैंने इतने सालों से अकेला पाला पोसा वो बेटी एकदम से ही मुझसे दूर हो गई है। मैं कैसे कैसे ऐसे एहसास दिलाऊं कि मैंने जो किया है वो सही किया है, उसके भविष्य के लिए सही किया है मैंने। कितना तरसती थी मेरी बेटी माँ के लिए। जब जब मंजू उसे माँ का प्यार देना चाहती है तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है उसे? भगवान आप कुछ करिए। मम्मी जी मैंने आपके लिए दलिया बनाकर लाया है, प्लीज दलिया खा लीजिए, फिर मैं आपको फीवर की गोली भी दे दूंगी, उससे आपको कुछ अच्छा लगेगा। मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद अपने लिए बना सकती हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मम्मी जी ये कैसी जिद है? आपको इतना तेज बुखार आ रहा है, बुखार से तप रही हैं आप। मैं डॉक्टर को बुला दी हूँ, डॉक्टर आते ही होंगे। आप प्लीज दलिया खा लीजिए। आप बात क्यों नहीं मान रहे हैं मेरी? मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जब तक आप उठकर दलिया नहीं खाएंगी तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं यहीं आपके पास ही बैठी रहूंगी, मैं भी देखती हूँ कब तक आप दलिया नहीं खाते हैं। मंजू अपनी सास के पास से हटती ही नहीं है, आखिर 1 घंटे बाद उसकी सास को मजबूर होकर दलिया खाना ही पड़ता है। मम्मी जी ये बात हुई ना, अब डॉक्टर साहब आते ही होंगे, आपको 1-2 इंजेक्शन लगा देंगे फीवर के और मेडिसिन दे देंगे, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। मैं आती हूँ दूसरा काम करके। जब तक मेरे इतने चिल्लाने डांटने डपटने के बाद भी ये यहीं खड़ी रही, जब तक मुझे इसने दलिया नहीं खिला लिया तब तक ये यहाँ से गई नहीं। ऐसा तो मेरी पहली बहू करती थी, जैसा ये कर रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रूप बदल कर आई है वो। मीना तुमने कुछ खाया क्या? हाँ जी, अभी अभी मुझे दलिया खिलाकर गई है वो लड़की। वो लड़की या बहू? हाँ वो जो भी है, दलिया खिलाकर गई है। मैं तो खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती खिलाया, हट ही नहीं रही थी यहाँ से, इसलिए मैंने खा लिया। डॉक्टर आ रहे हैं, उसने डॉक्टर को बुला लिया है। बुखार के मारे तो सारा शरीर तप रहा है, मेरा सर है तो ऐसा लग रहा है कि अभी फट के 4 हो जाएगा, सारा शरीर जकड़ रहा है मेरा। मीना डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तुम्हें थोड़ी देर में ही आराम लग जाएगा, गोली इंजेक्शन दे देंगे वो तुम्हें। हाँ हाँ जी, डॉक्टर साहब आते हैं और मीना जी को गोली दवाई देकर चले जाते हैं। रात होती है और फिर मीना जी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। डॉक्टर ने बोला था कि इनके सर पर पट्टी रखते जाना, ठंडे पानी की पट्टियां रखने के लिए बोला था डॉक्टर ने। अब मीना तुम्हारा बुखार तो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मीना एक काम करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वह एडमिट कर देंगे, काफी राहत मिलेगी उससे तुम्हें। कम से कम डॉक्टर की देखरेख में रहोगी तो डर की बात नहीं रहेगी। हाँ माँ, पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं, आप चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जा सकती हॉस्पिटल। अरे आप लोग ज्यादा मत घबराइए, डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये दवाइयाँ खाने के बाद इनका फीवर और भी तेज बढ़ेगा। आप एक काम करिए, आप दोनों जाकर आराम करिए, मैं यहाँ रात भर रुकती हूँ मम्मी जी के साथ। मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ उनके मस्तक में रखूंगी तो उन्हें राहत मिलेगी उससे। पापा जी आप जाइए, आराम करिए, ज्यादा रात तक जगना आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन बेटा तुम भी तो रात भर जगोगी ना। पापा जी आप जाइए, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं मम्मी जी की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। हाँ पापा चलिए।
मम्मी जी, ये पट्टियां जो रख रही हूँ मैं, इससे आपको बहुत जल्द आराम लगेगा और आपका बुखार भी कम हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब तक मंजू की सास का बुखार कम नहीं हो जाता, तब तक मंजू अपनी सास के सर में पट्टियां रखती है और उसके बाद वहीं तकिए में सर रखकर मंजू सो जाती है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर का दर्द भी कम हुआ है, शरीर भी हल्का लग रहा है। बुखार के कारण तो ऐसा लग रहा था कि पूछो ही मत, सारा शरीर जकड़ गया था। अरे ये रात भर से यही है क्या? यही मेरे पास सोई है बेचारी। हे भगवान, बेचारी को मैंने इन 2 महीनों में कितना कुछ नहीं सुनाया है, कोई मौका नहीं छोड़ती थी मैं इसे सुनाने का, और बेचारी ये इतना सुनने के बाद भी मेरी सेवा करती रही, रात भर मेरे पास ही बैठी रही। मैं कितनी गलत थी भगवान, सच में मुझे तो आपने इसके रूप में मेरी पहली बहू लौटा दी है। मुझे माफ कर दे बेटा। मंजू, मंजू बेटा उठो। मम्मी जी आप ठीक है ना? आपको कैसा लग रहा है अब? बेटा तू रात भर यही मेरे पास बैठी रही क्या? हाँ मम्मी जी, आपको इतना तेज बुखार था कि मुझे आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं हुआ। बेटा तू पहले आकर यहाँ ऊपर बैठ मेरे पास। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है। तू तो हर वक्त अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाती रही, लेकिन मैं ही अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाई। मैं तुझे बहू रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर पाई बेटा? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत गलत थी। मम्मी जी मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है कि आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे लिए तो जमाने का खजाना मिल गया ये। बेटा खजाना तुझे नहीं, तेरे रूप में खजाना मुझे मिला है। तू बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। बेटी तू कितना ख्याल रखती है मेरा। भगवान तेरे जैसी बहू हर किसी को दे। मेरे इतने डांटने चिल्लाने के बाद, गाली देने के बाद भी तू अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी और मैं अपना हर कर्तव्य निभाती रही। मम्मी जी मैंने कुछ अलग से नहीं किया, जो फर्ज हर बहू का होता है वही फर्ज मैंने भी निभाया है। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, आप एक काम करिए, उठकर मुंह हाथ धुल लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ जल्दी से। हाँ बेटा ठीक है। दादी आप ठीक है ना? आपको बहुत तेज फीवर था दादी, रात को मैं आई थी देखने। लेकिन दादी वो पापा की पहली पत्नी आपके सिराने में सर रख के सो रही थी। देखा दादी आपने कैसे कैसे चाल चल रही है? वो सोचती होगी ऐसा करूंगी तो आप उसे अपना लेंगे। आप बिल्कुल मत अपनाना दादी, वो बहुत बुरी है, बहुत बेकार है। नहीं रूही बेटा, वो बहुत अच्छी है, हमें उसे समझने में भूल हो गई है बेटा। अरे दादी लगता है उसने पापा की तरह आप पर भी जादू कर दिया है, तभी तो आप उसकी तरफ बोल रही हैं। जैसे पापा उसका पक्ष लेते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, वैसे ही आप भी कर रही हैं। नहीं रूही बेटा यही सच है। और बेटा तुम छोटी हो तो छोटी जैसे बात किया करो, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है? हैं तुम इस तरह से बात क्यों करती हो? इतने छोटे बच्चों को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा वो जैसी भी है तुम्हारे पापा की पत्नी और तुम्हारी माँ है। अब तुम्हारी माँ तो चल बसी है, इसलिए उससे ही अच्छा होकर रहो तुम। वो बहुत अच्छी है बेटा, मैंने भी उसे समझने में भूल कर दी थी, लेकिन जब मुझे उसकी अच्छाई दिखाई दी तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत गलत थी। दादी भले ही आपने उन्हें माफ कर दिया हो, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कभी उन्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। अब आज के बाद मीना जी अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी और दोनों सास बहू बहुत अच्छे से रहने लगी। लेकिन जो मंजू की बेटी है वो उसे अपना नहीं पा रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रूही को अपनी माँ को अपनाना ही पड़ा। मैंने पापा के पैसे चोरी तो कर लिए हैं, लेकिन जब पापा को पता चलेगा कि उनकी अलमारी से 5000 रुपए गायब हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? मुझे क्या करना है, मैं साफ साफ बोल दूंगी पापा से कि पापा मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास तो आपकी अलमारी की चाबी रहती ही नहीं है, उसी औरत के पास रहती है, तो उसी का नाम आएगा। जल्दी से ये पैसे बैग में रख लेती हूँ, कोई आ ना जाए। रूही बेटा मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने देख लिया है कि तुमने अपने पापा की अलमारी से पैसे निकाले हैं। बेटा पहले मुझे बता दो कि पैसे तुमने क्यों निकाले हैं? तुम कौन होती हो ये बात पूछने वाली? तुम्हारा क्या अधिकार है मेरे ऊपर जो तुम मुझसे ऐसा पूछ रही हो? मेरे पापा हैं, मैं अपने पापा की अलमारी से कितने भी पैसे निकालूं। हटो यहाँ से। रूही बेटा मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये लड़की इतने सारे पैसे लेकर जा कहाँ रही है आखिर? बताती क्यों नहीं है? यदि मैंने अभी इन्हें बताया या घर में किसी को भी बताया तो वो मेरे बारे में और भी ज्यादा गलत विचार बना लेगी अपने दिमाग में। एक काम करती हूँ, उसे आने देती हूँ, फिर शांति से पूछूंगी। माँ मंजू इधर आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा क्या बात है, बोल। हाँ बोलिए क्या बात है? मंजू मेरी अलमारी से तुमने 5000 रुपए लिए हैं क्या? माँ क्या आपने मेरी अलमारी से पैसे निकाले हैं? नहीं बेटा, मैं क्यों निकालूंगी, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी है अभी तो। यदि मैं अभी इन्हें बताती हूँ कि पैसे रूही ने निकाले हैं तो ऐसा ना हो कि रूही मेरे बारे में और गलत सोचने लगे। मैं बोल देती हूँ कि पैसे मैंने निकाले हैं, किसी चीज के लिए मुझे जरूरत पड़ी थी, वो पैसे मैंने निकाले हैं, मुझे जरूरत थी किसी चीज के लिए, इसलिए मैंने निकाल लिए पैसे।
मंजू, आखिर इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई जो तुमने 5,000 रुपए मेरी अलमारी से निकाले हैं? और मंजू, यदि तुम्हें निकालना भी था तो एक बार मुझे पता तो देना था, मुझसे पूछ तो लेना था। मेरे काम के पैसे थे वो। एक बार तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? तुमने पूछा क्यों नहीं मुझसे? 5,000 रुपए निकालने से पहले कोई 100-200 रुपए थे क्या जो तुमने निकाल लिया? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुमने एक साथ 5,000 रुपए निकाल लिए? और निकाले भी थे तो पहले पूछ लेना था उससे। तुम्हें पता है, जब मैं आज बैंक में पैसे जमा करने गया तो उसमें से 5,000 रुपए कम भरे और मैंने पहले ही जमा पर्ची भर दिया था। मुझे सारे लोगों के सामने कितनी बेइज्जती महसूस हुई है तो मैं जानता हूँ। वो पैसे मेरे नहीं थे, ऑफिस के पैसे थे वो। अब बुद्ध बनी खड़ी क्यों देख रही हो? बताओ, किस चीज के लिए तुमने इतने सारे पैसे निकाले थे? अच्छी बात है क्या ये? इस तरह बिन बोले बिन बताए पैसे निकालना कहाँ की समझदारी है? सॉरी मनोज जी, मुझे पता नहीं था कि वो आपके काम के पैसे हैं। मुझे बस ये सोच लीजिए किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने निकाल लिए। शादी के बाद मैंने ऑफिस जाना बंद ही कर दिया। घर संभालने के चक्कर में किसी को 5,000 रुपए देने थे तो वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने 5,000 रुपए दे दिए। मैंने सोचा आपके पैसे हैं तो मेरा भी अधिकार है इन पैसों में। अरे वो सब ठीक है मंजू, लेकिन एक बार पूछना बताना तो चाहिए। तुमने मुझसे पूछना ही ना ही बताना जरूरी समझा। पापा, पैसे इन्होंने नहीं, पैसे मैंने निकाले हैं पापा। नहीं रूही, क्यों झूठ बोल रही हो? पैसे मैंने निकाले हैं। नहीं, मुझे बताने दीजिए पापा को सब सच कि सच क्या है। क्या बात है रूही बेटा, बता मुझे। पापा, 5,000 रुपए मैंने निकाले हैं आपकी अलमारी से और सुबह इन्होंने देख लिया था मुझे अलमारी से पैसे निकालते हुए। जब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इन्हें उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली गई। रूही, तुमने क्यों पैसे निकाले? किस चीज की जरूरत पड़ गई तुम्हें जो तुमने 5,000 रुपए अपने पापा के जेब से निकाले? दादी, मैंने अपनी सहेली के साथ किसी बात के लिए शर्त लगाई थी 5,000 रुपए की, जो शर्त मैं हार गई और जिसके चक्कर में मुझे पापा की अलमारी से पैसे चोरी करने पड़े। रूही, मुझे उम्मीद नहीं थी बेटा कि तुम ऐसा कुछ करोगी। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी दादी। दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ये गलती मेरे जीवन की पहली और आखिरी गलती है। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा, आपको कितना भला बुरा सुनाया। आप तो हमेशा से ही मेरी माँ बनने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं ही आपकी बेटी न बन पाई। नहीं नहीं रूही बेटा, ऐसा मत बोल। तू ऐसा मत बोल रूही बेटा। आज तूने मुझे माँ बोलकर मेरे ऊपर कितना एहसान किया है ये मैं ही जानती हूँ। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं आपके साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।